बलवंत एक गरीब आदमी था। वो हरपालगंज नामक एक गांव में अपनी बीवी उर्मिला और माता पिता शकुंतला और सुरेंद्र संग रहता था। उर्मिला गर्भवती थी और उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डिलीवरी हो जाती है और डॉक्टर हॉस्पिटल रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं, बधाई हो, बेटी हुई है। आपके घर लक्ष्मी आई है। क्या? सच में? अरे धन्यवाद डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हम क्या हमारी बच्ची को देख सकते हैं? उसे उसे अपनी गोदी में लेकर खेल खेल सकते हैं ना उसके संग? जी बलवंत जी, बिल्कुल। बलवंत और उसके माता पिता शकुंतला और सुरेंद्र तीनों हॉस्पिटल रूम में जाकर बेटी को देखते हैं तो शकुंतला और सुरेंद्र के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि बेटी तो काली है। वहीं बलवंत अपनी बेटी को खुशी से अपनी गोद में उठाता है। अले 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 राजकुमारी, हाँ, ओए मेरी परी। हाय दैया, ई का अनर्थ होएगा वा। अरे हमने तो अपन बुरा सपना माँ भी नहीं सोचा था कि हमार पोती काली कलौटी हो। हमरे तो भागी फूटे हैं। ई का होएगा वा पहाड़ी वाले बाबा, हमका तो यकीन ही नहीं होवत है। पहली बात तो ई कि एक बेटी जन्मी है और दूसरी बात ई कि वो भी काली। अरे बलवंत बिटवा, तुहार बेटी इतनी काली होकर तू ई के साथ इतना प्यार और स्नेह से पेश आवत है, हाँ? तुहार के कानू दुख पीड़ा मलाल नहीं होवत है का? काहे काहे पापा, ऐसा काहे बोलत हो? ई हमार संतान हो और हमरा के ई से बहुत 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 प्यार है। शकुंतला और सुरेंद्र अपनी काली पोती के कालेपन से नाखुश थे। वहीं उर्मिला और बलवंत अपनी काली बेटी से बहुत प्यार करते थे। शकुंतला हमेशा ताने कसती ही रहती। अम्मा जी, जरा लाडो रानी के लाने दूध तो गरम करके लाई दो, कब्बों की भूखी प्यासी बैठी है। आ जाए दे, हमको कौनो फर्क नहीं पड़ा था। ये तो हर लड़की है, तू ई का संभाल। ऐसन काले लोगन के खातिर हमार जीवन में कौनो जगह नहीं हो। पता नहीं कौन सा काला जामुन खाई के पैदा करल बानी ई का। शकुंतला और सुरेंद्र कभी भी उस काली बेटी को नहीं अपनाते। एक दिन उर्मिला, शकुंतला और सुरेंद्र टैक्सी में बैठकर कहीं से आ रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद बलवंत पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन समय की बहती धारा के साथ वो हिम्मत जुटाता है और अकेले ही अपनी काली बेटी की परवरिश करता है। वो उसका नाम रानी रखता है। रानी वक्त के साथ बड़ी हो जाती है, लेकिन उसे अपने कालेपन की वजह से स्कूल में, गली मोहल्लों में, चौक चौराहे और नुक्कड़ पे हर जगह बुरा भला सुनना पड़ता। अरे वो देखो, कितनी काली लड़की है ना। ओए काला टीका। हमारी बेटी तो फूल सी सुंदर है और एकदम गोरी है। भगवान भला करे इस बेचारी कल्लो का। ओफो, बेचारी रानी। नाम तो रानी है लेकिन दिखती निहायती नौकरानी है। ये बेचारी तो चाहे दुनिया भर का मेकअप भी थोप ले अपने चेहरे पे, फिर भी ये अपना कालापन नहीं छुपा पाएगी। सो सैड ना। सब रानी की निंदा करते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। वो भरे बाजार में गर्दन झुकाकर रोते रोते अपने पते के मकान में लौट आती है और आईने में देखकर खुद से कहती है, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? काला होना इतना बुरा है क्या? मैंने तो ना कोई चोरी की, ना कोई गलत काम किया, ना किसी को परेशान किया, फिर भी सब मुझे इतना चिढ़ाते हैं और बुरा बुरा बोलते हैं, इसलिए क्योंकि मैं काली हूँ। तभी वहाँ पे बलवंत आ जाता है और वो रानी से कहता है, पापा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? सब मुझे गंदा गंदा बोलते हैं, कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, सब गोरे हैं और मैं काली हूँ। ऐसा क्यों पापा? नहीं बेटा, आपसे ये सभी लोग जलते हैं, कुड़ते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इन्हें आप नापसंद हो ना, इसलिए हमेशा मेरी बात को ध्यान में रखना। इंसान की बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, वो अंदर से कितना अच्छा है, मन से कितना प्यारा है, ये मायने रखता है। बलवंत रानी को जैसे तैसे समझाता है। बलवंत एक दिन रानी को अपने मालिक के बंगले में ले जाता है, जहाँ पर वो नौकर के तौर पर काम करता है। वाह पापा, इतना बड़ा मकान! ये तो मैंने किस्से कहानियों में ही देखा सुना है। आप रोज यहाँ आते हो काम करने? हाँ रानी बिटिया,
चलो अंदर चलते हैं। बलवंत और रानी बंगले के अंदर चलते हैं और रानी जमीन पर एक कोने में बैठ जाती है। तभी वहां की मालकिन मालविका आती है और गुस्से से आग बबूला होकर कहती है, ओ मैडम, ये क्या है? ईव! मेरी इतनी सुनहरी सुंदर चमकीली संगमरमर की फर्श पर ये काली लड़की बैठ गई। कौन सी झुग्गी से भागकर यहाँ इस राजमहल में घुस आई रे तू छुटंकी? ठकुराइन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो। ठकुराइन, क्या हुआ? ये मेरी बेटी है। रानी नाम है इसका। माई फुट, वॉट एवर इट मे बी, आई डोंट केयर। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी क्या औकात है? तुम इस हवेली के नौकर हो और नौकरों को इस हवेली की कुर्सी तो क्या, फर्श पर बैठने की भी अनुमति नहीं है। और ये इतनी भद्दी और काली बदसूरत लड़की है तुम्हारी, ये रात के अंधेरे में तो दिखेगी भी नहीं। इसे आइंदा से यहाँ लाना मत। रानी इन सब बातों को सुनकर खूब रोती है और पूरी तरह टूट जाती है। घर जाकर बलवंत रानी को स्नेह देता है और उसकी मनपसंद टॉफीज देता है। कुछ दिनों बाद बलवंत को एक कार ठोक देती है और इस एक्सीडेंट में उसे खूब चोट लगती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तभी डॉक्टर रानी से कहते हैं, रानी बेटा, आपके पापा को सिर पर मेजर इंजरीज लगी हैं, इसलिए तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए आपको 30,000 का इंतजाम करना होगा, जल्द से जल्द। 30,000? लेकिन मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? कहानियों की तरह कोई एंजल भी मेरी हेल्प नहीं करेगी। रानी नुक्कड़ और चौक चौराहे पर लोगों के जूते पॉलिश करना शुरू करती है और पैसे कमाने लगती है। ठीक से साफ कर, ओए काली लड़की। जी साहब। रानी को सभी चिल्लर ही देते और उसे ठगते रहते, लेकिन फिर भी बेचारी माथे पर शिकन लाए बिना सारा काम करती। वो एक रास्ते से गुजर रही होती है और तभी उसे सामने से मालविका आते हुए दिखती है, जो अपने फोन में कुछ कर रही होती है और सामने से मधुमक्खी का झुंड मालविका की ओर आ रहा होता है। अरे नहीं, ठकुराइन साहिबा! रानी वक्त से पहले भागकर मालविका ठकुराइन के चेहरे पर शॉल ढक लेती है और उसे वहां से बचाकर ले जाती है। थैंक यू रानी, आज तुम्हारी वजह से मैं बच गई, वरना उन मधुमक्खियों ने तो मेरी खूबसूरती की ऐसी की तैसी करके ही छोड़ना था। आज मैं गलत थी जो तुम्हें इतना बुरा भला बोला। तुम चाहती तो उस बात का बदला लेती, लेकिन नहीं, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया और तुमने मेरी जान बचाई। तुम बदसूरत नहीं हो रानी, तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। धन्यवाद ठकुराइन। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी मालविका को सब सच बताती है और फिर मालविका रानी को पैसों की मदद करती है और इस तरह रानी अपने पिता की जान बचाती है, उनका ऑपरेशन करा के। बलवंत खूब मेहनत करता है और रानी भी पार्ट टाइम जॉब करके पैसा इकट्ठा करती है और साल बीतते जाते हैं और पूरी लगन, मेहनत और निष्ठा के बाद आखिरकार रानी एक डॉक्टर बन ही जाती है। और तभी, पापा ये देखो, ये मेरा सर्टिफिकेट है। आज से मैं सिर्फ रानी नहीं, डॉक्टर रानी हूँ। मेरा और आपका सपना पूरा हो गया पापा। हाँ डॉक्टर रानी, आज मुझे सच में तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा, लेकिन तूने हर मुसीबत को मात दी, फिर चाहे वो गरीबी हो या तुझे अपने कालेपन की वजह से मिलने वाला दर्द। तू तो हीरोइन है, हीरोइन। बलवंत और रानी एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह एक गरीब बाप की काली बेटी ने ये सिद्ध कर ही दिया कि रंग चाहे काला हो या गोरा, हालात चाहे अमीरों वाले हो या गरीबों वाले, जहाँ चाह है वही राह है। भैरवी जी के 3 बेटे होते हैं, रमन, कार्तिक और मोहित। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। भैरवी जी की 3 बहुओं के नाम वंदना, उर्वशी और आरोही होते हैं। वो तीनों सर्वगुण संपन्न बहुएं होती हैं और वो हमेशा अपनी सास का माँ की तरह ध्यान रखती और अपने पतियों से खूब सारा प्रेम करती और तीनों अच्छी धर्मपत्नी भी होती हैं। उस रात 3 महीनों के लंबे इंतजार के बाद तीनों के पति एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहे थे, जिसकी खुशी में तीनों भी सच संवर कर अपने अपने पतियों की प्रतीक्षा में बैठी थीं।
आज हमारे तीनों जिगर के टुकड़े आएंगे। हम तो आज बहुत 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 खुश हैं। उर्वशी बहू, तुमने वो आरती की थाली तो सजा दी ना? हाँ माँ जी, मैंने थाली सजा दी है। और तो और हम तीनों ने अपने अपने पतियों की पसंद के पंच पकवान और व्यंजन भी बनाए हैं, ताकि जब वो आए तो आते ही सारा खाना सफा चट कर जाए। हाँ, और तो और हमने छोले भटूरे और नारियल की बर्फी भी बनाई है। माँ जी, आपकी पसंद की खीर भी बनाई है, लेकिन आपको एकदम नाप तोल के खाना होगा। आपको पता है ना, आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर ने संभल कर सही मात्रा में खाने को बोला है। हाँ हाँ, हमें पता है, बार बार उसी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। वैसे हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारी तीनों बहुओं के हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। तुम तीनों के खाने में जो स्वाद है, जो जादू है, वो और कहीं नहीं। आस पड़ोस के लोग, हमारे दूर के सभी रिश्तेदार भी तुम्हारे हाथों के बने खाने की प्रशंसा ही करते रहते हैं। तीनों बहुएं राह देख ही रही होती हैं कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनके पतियों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वो फौरन अस्पताल पहुंचती हैं और अपने मृत पतियों को देख बिलक बिलक कर रोती हैं। हमारे बेटे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया कार्तिक जी? आप हमसे दूर क्यों चले गए? हमें विधवा करके चले गए। मोहित जी, उठिए ना मोहित जी, उठिए। रमन जी उठ जाइए। आपकी वंदना कैसे जिएगी अब रमन जी? तीनों पतियों के जाने के बाद भैरवी की तीनों बहुएं विधवा हो जाती हैं और अब उन सब पर पैसों की समस्या आ जाती है। तीनों बेटों को जाकर आज 1 महीना हो गया है। माँ जी, घर में चीनी खत्म हो गई है, आटा भी थोड़ा ही बचा है। हाँ, हम सब अब क्या करेंगे? हम तीनों के पतियों की तो कुछ संपत्ति भी नहीं है, ना कुछ रख कर गए हैं। किसने सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा? सब आपस में दुखी होकर बातें कर रही होती हैं कि तभी घर की घंटी बजती है और आरोही दरवाजा खोलती है और देखती है कि घर के मालिक आलोकनाथ आए हुए हैं। का नाटक चल रहा है तुम लोगन का? 1 महीना से बिजली का बिल नहीं भरा, मेंटेनेंस भी नहीं भरा। अरे हम का तुम लोगन ने अपना रिश्तेदार समझ रखा होवत है का? आलोकनाथ जी, हमको थोड़ा और समय दे दीजिए। हमने हमारे बेटे खोए हैं, इस घर की नींव खोई है, घर में खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है, जरा समझिए ना। हाँ मालिक जी, प्लीज हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम पैसे का बंदोबस्त कर देंगे, हम पर यकीन कीजिए। अरे तुम लोगन का यकीन गया चने की खेत माँ, हमका कच्छो नहीं पता। अगले 7 दिन माँ हमका हमार पैसा चाहिए, कौनो भी हालत माँ, समझ में आएगा बा? और अगर ई का बावजूद भी तुम लोगन ने पैसा नहीं दिया तो हम तुम लोगन का सारा सामान, सारा बोरिया बिस्तरा उठाई के बाहर फेंक पटक देंगे। आलोकनाथ उन सब को डरा धमका कर वहां से चला जाता है और फिर तीनों बहुएं और भैरवी अति चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास तो कोई जेवरात भी नहीं है जिसे हम बेच बाच कर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लें। तीनों बहुएं चिंता में होती हैं और सोच में पड़ जाती हैं और फिर उर्वशी के दिमाग में एक विचार आता है। मेरे पास एक आइडिया है। हम तीनों के हाथों का खाना जो कोई भी खाता है वो दीवाना हो जाता है, और अब हम अपना छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ पर खाना बनाकर बेच सकते हैं। आजकल तो हर कोई ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या घूमने जाता है तब बाहर का ही खाना खाता है ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। इससे तो हम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात है ये तो। ये बहुत ही अच्छा सुझाव लगा हमें। उर्वशी, लेकिन एक बात की समस्या है, हम ढाबे को खोलेंगे कैसे? उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। हाँ, हम भी यही कहने वाले थे। ये सब तो समस्या है ही, कैसे ढाबा खोला जाएगा और कैसे काम होगा, शुरू में ही सब तय कर लो। क्या कैसे करोगी तुम तीनों?
उस सब की आप लोग चिंता मत कीजिए। मेरी सहेली है जो हमें उसके खाली मकान को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देगी, और जब पैसे आ जाएंगे हम उसे उसके हिस्से के पैसे भी दे देंगे। हाँ, फिर तो बढ़िया है। तीनों बहुएं भगवान का नाम लेकर ढाबे का उद्घाटन करती हैं और भैरवी ढाबे में मंदिर स्थापना करके उसमें दिया भी प्रज्वलित करती हैं। हे माता रानी, मेरी तीनों विधवा बहुओं के ढाबे की खूब तरक्की हो। इतनी के ऊपर आसमान से मेरे तीनों बेटों को अपनी बीवियों पर बहुत गर्व महसूस हो। तीनों बहुएं चूल्हे पर पानी छिड़क कर और गैस पर गुड़हल का पत्ता रख के हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं और सारा खाना पकाती हैं। पहले ही दिन में ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है और उन सबको तीनों बहुओं के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है और वो सब उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। ओए होए होए ओए बहन जी, ओ जी, आपने तो दिल खुश कर देता। इतना अच्छा कढ़ाई पनीर तो मैंने आज तक नहीं खाया। ओए बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। वाकई में, और आपके ये फुलके, ये कितनी अच्छी तरह फूले हैं, और तो और इनका स्वाद भी काफी अच्छा है। कौन सी चक्की से आटा पिसवाया है, जरा हमें भी बताइए। अयो रामा वेंकटेश्वरा, ये इतना अच्छा इडली सांबर तो मेरा बीवी भी नहीं बनाता जी, और मेरा अम्मा ने भी नहीं बनाया। जल्दी से बताइए, इतना अच्छा कुकिंग के पीछे क्या राज है जी? कोई राज नहीं है, आटा भी हमने घर पर ही पीसा है और मसालों को भी सिलबट्टे और ओखल में कूट कूट कर बनाया है। और हमारे इतने अच्छी कुकिंग के पीछे बस यही बात छिपी हुई है कि आप खाना ही क्या, कोई भी काम अगर सच्चे मन, लगन और मेहनत और पूरी निष्ठा से करो ना, तो वो काम अवश्य आपको सफलता और अच्छा परिणाम देगा। आप भी आजमा कर देखिए जीवन में। सच माँ, तुम तीनों का सुहाग उजड़ गया, तब वो भी ई चेहरे पे मुस्कान और मनमा निरंतर जज्बा। हमका तुम लोगन से बुजुर्ग हुई के बावजूद भी प्रेरणा मिलत रही है। भगवान तुम तीनों को ढेर सारी सफलता और तरक्की दे, और ऐसे ही मस्त मस्त स्वादिष्ट व्यंजन पकाई के तुम दूसरा लोगन का दिल जीतते रहो, यही मनोकामना करत है। धन्यवाद काका। ढाबे की कमाई से वो तीनों आलोकनाथ के पैसे चुका देती हैं और बाकी सब खर्चों को भी निपटा लेती हैं। एक दिन एक युवक फूड ब्लॉगर उनके ढाबे पर आता है, तभी वो उन्हें लाइव खाना बनाते हुए रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, ये है कानपुर का सबसे मशहूर ढाबा जिसे 3 औरतें चलाती हैं, और वो ये करके हम सबको ये संदेश दे रही हैं कि औरतें भी आदमियों से कम नहीं। हा, क्या खुशबू है। देखिए तो सारे क्लोजअप शॉट्स में कैसे पूरी रोटी फुलके की तरह से फूल रही है। और हाँ गाइस, यहाँ का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा तो खाना बनता ही है, और साथ में मटकी कुल्फी और केसर रबड़ी। दोस्तों यकीन मानिए, सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये, सभी खाने के शौकीनों के लिए। वो युवक ब्लॉग को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिसके बाद वो वीडियो लाखों व्यूज के साथ पूरे देश भर में वायरल हो जाता है और उर्वशी, आरोही और वंदना तीनों भी प्रसिद्ध हो जाती हैं और दूर दूर से लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं। ऐसे ही एक अमीर आदमी भी अपनी बीवी संग आता है और खाना चख कर कहता है, बहुत ही बढ़िया खाना है। मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। क्या आप तीनों मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे? मेरे रेस्टोरेंट में शेफ बनोगे? जी क्यों नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी। फिर क्या, तीनों विधवा बहुएं इसी तरह तरक्की करती हैं और आगे जाकर अपना खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती हैं, और वो रेस्टोरेंट चंद दिनों में ही बहुत मशहूर हो जाता है और तीनों बहुएं भैरवी संग बड़े आलीशान बंगले में रहने लगती हैं और बहुत से पैसे कमाती हैं। तो दोस्तों, जब ये तीनों विधवा बहुएं अपने जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को मात देकर आगे बढ़ सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, फिर चाहे मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन सब का डटकर सामना करना चाहिए। प्रताप की 2 जुड़वा बेटियां होती हैं, सिया और सयूरी। दोनों के पैदा होने के कुछ साल बाद एक भयंकर अग्नि दुर्घटना में सिया और सयूरी की मां राजश्री की मौत हो जाती है, जिसके बाद प्रताप ने ही सिया और सयूरी की देखभाल की। एक गरीब आदमी होने के बावजूद भी उसने अपनी दोनों बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा किया। एक रोज, सिया, सयोरी, देखो बच्चों,
मैं तुम दोनों के लिए बेकरी से क्रीम रोल लाया हूँ। तुम दोनों को ये बहुत पसंद है ना? हाँ पापा, धन्यवाद। आप दुनिया की सबसे अच्छे पापा हो। सिया और सयूरी दोनों में से सयूरी हमेशा से ही पढ़ाई में कमजोर थी, वहीं दूसरी ओर सिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। प्रताप एक चौकीदार की ड्यूटी पर होता है। वो दिन भर एक कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर ड्यूटी करता और फिर रात में एक बंगले के बाहर ड्यूटी करता। ऐसे ही कड़ी मेहनत करके वो अपनी बेटियों को पालता। सयूरी के कम मार्क्स देख वो उसे डांट लगाता है। सयूरी बेटा, ये तो गलत बात है ना। पापा दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और तुम पढ़ाई नहीं करती। अपनी बहन सिया को देखो, पूरे विद्यालय में अव्वल आई है। और तुम देखो, सूरज से तो एक हो, काश सीरत से भी हो जाती। सिया दिन रात पढ़ती रहती है, वहीं सयूरी को एक फिल्म अभिनेत्री बनना होता है और उसे अभिनय करना, नाचना, गाना बहुत पसंद होता है। ला 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 ला। अरे सयूरी, जरा एक गिलास पानी तो दे दे, बहुत गर्मी हो रही है। एक ग्लास पानी की कीमत तुम क्या जानो सिया। ओफो, दिन रात बस यही करती रहती है तू। कभी किताब खोलकर पढ़ाई भी कर ले बहन। अरे सिया, मेरे हिस्से की पढ़ाई तू ही कर लेना। वैसे भी तू इतना पढ़ती है, जैसे कि पूरी विद्यालय की पढ़ाई तू ही करती हो। दिन और रात 24 घंटे लगातार काम करके प्रताप की तबीयत खराब होती, लेकिन फिर भी वो बिना किसी रुकावट के काम करते ही रहता है। अपनी दोनों बेटियों की जरूरतों को पूरा करने के खातिर तीज त्योहार पर भी वो ओवरटाइम काम करता और अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े खरीदता। समय बीत जाता है और सयूरी और सिया अब कॉलेज में पढ़ने जाती हैं और प्रताप भी बूढ़ा हो जाता है। एक दिन सयूरी के कॉलेज में मुंबई से कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सयूरी उनके पास जाकर कहती है, सर, मैंने अभी सुना कि आप लोग वो सपनों के शहर बम्बई से आए हो, है ना? मैं भी अदाकारा बनना चाहती हूँ। एक्टिंग, नाच गाना, नाटक, ये सब मेरे रग रग में कूट कूट के भरा है। चाहिए तो आजमा के देख लीजिए, भोलेनाथ की सौगंध। अच्छा, तो फिर बना अपना ऑडिशन टेप और फिर हम सोचते हैं क्या करना है आगे। कौन सा टेप? वो क्या है ना, हमारे जीवन में हमने सिर्फ सेलो टेप के बारे में सुना है। ये ऑडी चिंता मत करो, आओ मेरे साथ चलो। वो मैडम सयूरी को एक कमरे में ले जाती है और उसे स्क्रिप्ट देकर उसका ऑडिशन लेती हैं, जिससे खुश होकर वो सभी उसे मुंबई ले जाने का फैसला करते हैं। और एक रात अपने पापा और बहन को बिना बताए सयूरी उन लोगों के साथ मुंबई चली जाती है और वहां जाकर वो उन्हें फोन करके सब बताती है। क्या मतलब बेटा, तुम्हारा दिमाग जगह पर है कि नहीं? ऐसे बिना बताए तुम निकल पड़ी। यहाँ तुम्हें हमने पूरे गांव में ढूंढा, चप्पा चप्पा छान मारा। सिया और मेरी तो जान निकले जा रही थी और तुम बेपरवाह होकर चली गई मुंबई। मैं और क्या करती पापा, मेरा बचपन से सपना था, उसी को पूरा करने के वास्ते मैं यहाँ आई हूँ। अब मुझे मेरे सपने को कैसे भी पूरा करना ही होगा और मैं आपका नाम जरूर रोशन करके रहूंगी। सॉरी पापा, अगर आपको बताती तो आप मुझे मना करते, और सिया भी। अच्छा पापा, रखती हूँ, ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं। सयूरी फोन कॉल कट कर देती है। सयूरी, सयू, काट दिया फोन। न जाने कब सद्बुद्धि आएगी इस अकल की अंधी को। एक हफ्ते बाद सिया के कॉलेज की आखिरी परीक्षा खत्म होने के बाद प्रताप और सिया दोनों भी मुंबई के लिए निकल जाते हैं और वो सयूरी को संपर्क करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाते। गरीब प्रताप अपनी बेटी सिया संग मुंबई की सड़कों पर सयूरी को ढूंढता है। फिर वो लोग एक छोटी सी चौल में रहते हैं। पापा, इस चौल में हम कुछ ही दिन रहेंगे। मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं। एक बार बस नौकरी लग जाए तो हम अच्छे से मकान में रहेंगे। और पुलिस सर से भी मेरी बात हुई है, वो सयूरी को खोज ही रहे हैं। थोड़े दिनों बाद सिया को बड़ी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है और प्रताप और सिया दोनों भी मुंबई की बड़ी सी बिल्डिंग में रहने लगते हैं। एक रोज जब सिया और प्रताप एक जगह से गुजर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि सयूरी एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। तभी वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। पापा, सयूरी। सयू बेटा। सयूरी प्रताप को कस के गले लगाती है और सिया को भी। फिर वो भावुक होकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, लेकिन आप निराश मत होइए।
जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आपकी बेटी इस माया नगरी में आई थी, आज वो मुकाम मैंने हासिल कर लिया है। मुझे अपनी पहली फिल्म मिल गई है। मैं एक हीरोइन बन गई हूँ पापा। सच? सही हो बेटा, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। एक तरफ सिया को मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई और यहाँ तूने भी आखिरकार उड़ान ले ही ली। अब तीनों का मिलन हो चुका था। तीनों एक साथ रहने लगे। सयूरी अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी कर रही थी और सिया भी धीरे धीरे अपने जीवन में भरपूर तरक्की प्राप्त करने लगी थी। एक रात अचानक से कुछ गुंडे सयूरी का पीछा करते हैं। ए हीरोइन, चल चल, ज्यादा नखरा मत कर और अपन को सारा पैसा दे जो भी है तेरे पास। चल चल। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? तो दूर हो जाओ, छोड़ दो मुझे। अरे ऐसा कैसे छोड़ देने का मैडम, छोड़ने के लिए थोड़े पकड़ा है अपन। अरे चलो चलो निकाल लो पैसा, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, पहले ही बता दे रहे हैं अपन। सयूरी गुंडों की बात नहीं मानती और जब सयूरी उनसे जबान लड़ाती है तभी वो गुंडे उसके गले पर छुरी से वार करते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। बॉस, लगता है ये लड़की टपक गई, मर गई है ये लड़की। अरे क्या बातें कर रही है तू, इससे पहले कि अपन लोग किसी लफड़े में पड़ जाएं, भाग यहाँ से। तीनों गुंडे सयूरी को सड़क पर बेसहारा छोड़कर भाग जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि सयूरी मर चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो जिंदा होता है। आसपास के लोग सयूरी को अस्पताल ले जाते हैं और प्रताप और सिया को भी बुलाया जाता है। फिर कुछ घंटों के बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक तो है ना वो? हाँ डॉक्टर, मेरी बहन को कुछ होगा तो नहीं ना? घबराइए मत आप दोनों, सयोनी जी को कुछ नहीं हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गले पे जो वार हुआ है वो बड़ी नहीं मामूली चोट है। उन्हें होश आ चुका है, आप दोनों उनसे मिल भी सकते हैं। सिया और प्रताप सयूरी से मिलते हैं और फिर सयूरी उन्हें सब बताती है और फिर वो सब सुनकर गुस्से से सिया बोलती है, सयूरी, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं उन तीनों गुंडों को नहीं छोड़ूंगी। अब देख तेरी जुड़वा बहन क्या करती है। हमारा जुड़वा होना शायद इसी दिन के लिए लिखा गया था। सिया उन क्रूर दरिंदे गुंडों के अड्डे का पता लगाती है और फिर उनके अड्डे पर सफेद साड़ी पहनकर और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर भूतनी के अवतार में जाती है ताकि उन्हें लगे कि ये तो सयूरी की आत्मा है। क्यों रे दरिंदो, मुझे उस सड़क पर अकेले मरते हुए छोड़ गए? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगी मैं तुम्हारा? मैं तुम तीनों से बदला लेने आई हूँ। आई शपथ, बचाओ मम्मी। अरे बॉस, ये तो उस लड़की का भूत है। ओ, अपनी तो वाटिच लग गई। अरे देवा रे देवा, बचाओ बचाओ मम्मी। सिया भूतनी बनकर उन तीनों को खूब दौड़ाती है और परेशान करती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर सयूरी, प्रताप और पुलिस ऑफिसर आते हैं। तब गुंडों को पता चलता है कि दोनों बहन जुड़वा हैं। अल्लाह, ये क्या मतलब, अपन को येड़ा बनाया? ओए ज्यादा बकवास मत कर, अब चलो तीनों के तीनों जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना। पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है और सयूरी और सिया दोनों बहन एक दूसरे के गले लगती हैं। सयूरी की पहली फिल्म रिलीज हो जाती है और सिया भी अपनी कंपनी की CEO बन जाती है और दोनों जुड़वा बेटियां अपने गरीब बाप के लिए एक बड़ा बंगला खरीदती हैं और उन्हें तोहफे के तौर पर देती हैं, जिसे देख प्रताप की आंखें नम हो जाती हैं। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी दो जुड़वा बेटियों के कारण मैं आज एक बंगले का मालिक बन गया। कल तक बंगले का चौकीदार था मैं, लेकिन आज अपनी बेटियों के कारण मैं भी एक बंगले का मालिक बन गया। तुम दोनों पे बहुत गर्व है मुझे। तीनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं और सिया और सयूरी दोनों जुड़वा बहनें अपनी जिंदगी में खूब तरक्की प्राप्त करते हैं। सोमनगर कहकर एक गांव था जिसमें मेवालाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी अनुपमा, बूढ़ी माँ कौशल्या और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे। मेवालाल मजदूरी करता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी बीवी अनुपमा काफी अच्छा गाती थी। उसे हमेशा से एक गायिका बनना था,
लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। गांव में एक दिन एक गाने की प्रतियोगिता होती है माता के जगराते में, और उसमें गाकर अनुपमा 50,000 रुपयों का इनाम और उपहार के तौर पर एक फ्रिज जीत जाती है। वाह, क्या कमाल गाती हो आप अनुपमा जी। वाकई में साक्षात माँ सरस्वती विराजती हैं आपके गले में, यकीन मानिए। और अब तो इस फ्रिज की मालकिन आप बन गई हो। ले जाइए इसे अपने घर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जज सर। अनुपमा उस फ्रिज को अपने घर ले आती है और इस तरह एक गरीब घर में फ्रिज का गृह प्रवेश होता है। अरे वाह वाह अनुपमा बहुरिया, ये तो तूने कमाल ही कर दिया, वरना हम गरीब लोगन का जीवन माँ ये फ्रिज कहाँ से आ पाता। तू तो सच माँ इस घर की लक्ष्मी ही है। तुझ पे माता रानी आपन कृपा बरसाए रहे। एक ठो फ्रिज लाया है बहुरिया ने, पहले ही की पूजा कर लेते हैं। का बबुआ सही कहल रही ना? हाँ अम्मा, जाओ जाकर पूजा की थाली लाओ। अरे हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी माता पधारी है। ए मुन्ना, शंख तू फूक। कौशल्या आरती की थाली लाती है और फ्रिज पर कुमकुम से तिलक लगाती है और उसे हार चढ़ाया जाता है और उसकी आरती भी उतारी जाती है। फिर मुन्ना शंखनाद बजाकर नारियल फोड़ता है और मेवालाल फ्रिज को घर में एक कोने में रखता है। ये हो गया फ्रिज स्थापित। जय हो फ्रिज की। अनु, तुमने हमें हमारे जीवन की बहुत बड़ी खुशी दी है। हम हमेशा से तुम्हारी गायकी के खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी गायकी के कारण आज इस गरीब के घर फ्रिज आ गया। बस भी कीजिए, कितनी तारीफों के पुल बांधेंगे आप लोग। चलिए मैं रसोई में जाकर देसी घी का हलवा बनाती हूँ। अब घर में फ्रिज आया है तो सबका मुंह मीठा होना तो बनता है ना। हाँ हाँ बहुरिया, जा जा, एकदम मस्त और मजेदार हलवा बना और सबसे पहले उनका भगवान जी के सामने भोग प्रसाद के तौर पे रख दे। ठीक बा? ठीक है अम्मा जी। अनुपमा सबके लिए देसी घी का हलवा बनाती है और फिर सब मजे से उसे खाते हैं। उसके बाद सब आपस में बात करते हैं। अरे बबुआ, ये फ्रिज तो अब घर में आई गवा है, लेकिन इका इस्तेमाल कैसे करत है? कौनो खबर है कि नहीं? कारे अनुपमा बहुरिया? नहीं अम्मा जी, मैं नहीं जानती इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ना तो कभी देखा ना इस्तेमाल किया। अरे हमें भी नहीं पता अम्मा कि इस फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस इस प्लग को लगाना है और चालू हो जाएगा, इतना पता है। तो फिर बापू लगा दो ना प्लग। हाँ बबुआ, वही कर, ये प्लग को घुसाई दे। मेवालाल फ्रिज के प्लग को स्विच बोर्ड में लगाता है और फिर फ्रिज की बत्ती जलती है और उसमें से ठंडी बर्फीली हवा आने लगती है। चारों लोग चकित हो जाते हैं और उस फ्रिज के सामने जाकर बैठ जाते हैं और हवा खाने लगते हैं। ए बबुआ, ऐसा लागत है कि हम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की चोटी पर खड़े हैं और ये बर्फीली हवा का आनंद उठा रहे हैं। मजा आ ही गया। इतनी तपती भयंकर गर्मी में ये फ्रिज किसी देवता से कम नहीं है। हाँ मुन्ना बिटवा, एकदम सही बोल रहे हो तुम। जाओ जाकर वो हमारा टूटा हुआ कैमरा तो लाओ जरा, एक ठो सेल्फी लेते हैं। हाँ मुन्ना, जाओ जल्दी जाओ, वो मेले से लाई थी ना अटैची, उसमें है। हाँ माई बाबू, अभी लाया। मुन्ना कैमरा लाता है और पूरा परिवार एक सेल्फी खींचता है और फिर, बबुआ तेरा ये कैमरा तो निहायती बाबा आदम के जमाने वाला है, लेकिन इमा जौन फोटो आवत है ना वो एकदम लल्लन टाप लागत है। जी अम्मा। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, वैसे भी इतनी तेज गर्म होती है रात भर, तो क्यों ना हम इस फ्रिज के दरवाजे को ही खुला रख दें, ताकि ठंडी हवा ही चलती रहेगी। क्यों अनु? हाँ मुन्ना के बापू, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही करते हैं। मेवालाल रात भर फ्रिज के दरवाजे को खुला ही रखता है और पूरा परिवार फ्रिज की ठंडी हवा खाते हुए सोता है। अगली सुबह, बहुत बढ़िया नींद आई। मजा आएगा वाह।
हाँ, मानो सदियों बाद सोए हो, वरना गर्मी में तो बस रात में 100 बार करवटें बदलते रहते हैं। सही कह रही हो। चलो हमारा नाश्ता तैयार कर दो, आज मूली के पराठे दे दो। जी मुन्ना के बापू। अनुपमा मेवालाल को नाश्ता देती है और फिर नाश्ते के बाद मुन्ना रोते हुए आता है और बोलता है, अम्मा, माए, बापू, ये देखो ना, मेरी अलमारी में मेरे कपड़ों को चूहे ने काट दिया। अलमारी में कपड़े रखने ही नहीं चाहिए। अरे रे, एक काम कर बिटवा, तू अपने सारे कपड़े हमारी अलमारी में रख दे। अरे नाही नाही, उन सब की कौनो जरूरत नाही है। ए मुन्ना, जाकर अपना कपड़ों का पूरा जो बांध के रखे हो उला फ्रिज में घुसेड़ दे। हाँ अम्मा, ये तो एकदम मस्त सुझाव है। ये फ्रिज भी तो एक अलमारी की तरह ही है। मैं यही करता हूँ जो आपने कहा। मुन्ना अपने सारे कपड़े लाकर फ्रिज में भर देता है। बेचारे गरीब परिवार को ये समझ ही नहीं आता कि फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर 2 दिन बाद शहर से मेवालाल का चचेरा भाई अर्जुन आता है। अर्जुन घर में फ्रिज को उस तरह देख एकदम से चौंक जाता है और हंस पड़ता है। कारे अर्जुन बेटवा, काहे हंसत है? हाँ अर्जुन, तुम हंस क्यों रहे हो इस फ्रिज को देखकर? ओ गॉड, मेवालाल ये तुमने क्या कर दिया? अरे फ्रिज को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। मतलब? अरे अनुपमा भाभी, ये देखिए, हम आपको YouTube पे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सब बताया है कि कैसे एक फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं और आखिर एक फ्रिज क्या होता है, उसकी सरल सही परिभाषा क्या है। अर्जुन उन सबको YouTube वीडियो दिखाता है और फिर सभी की अकल ठिकाने आती है और उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितनी ऊट पटांग हरकत कर दी है। अरे दादा, ये हमने क्या कर दिया? हम तो ईगा अलमारी समझ बैठे, पर ई तो कुछ और ही निकला। चलो अच्छा ही हुआ जो हमें देर होने से पहले सब पता चल गया। धन्यवाद अर्जुन भाई साहब, आपके कारण हमें ये सब पता चला। अगर आप काम के सिलसिले में गांव में नहीं आते तो बगैर कुछ जाने इस फ्रिज को 1 हफ्ते में ही बिगाड़ कर रख देते हम। नहीं, लेकिन अब हम इसे सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। मेवालाल और पूरे परिवार को अब फ्रिज इस्तेमाल करना आ जाता है और फिर उसमें दूध, दही, मक्खन को रखकर वो घर में ही एक छोटा सा दुग्धालय भी खोलते हैं और वो फ्रिज उनके बहुत काम आता है और शुभ साबित होकर उन्हें खूब तरक्की दिलाता है। शीला जी की 5 बहुएं होती हैं, जिनका इकलौता पति शीला का बेटा रणधीर होता है। रणधीर ने सबसे पहले प्रीति से लव मैरिज किया। शादी के बाद रणधीर के पिताजी के परम मित्र की बेटी करीना उससे रणधीर शादी कर लेता है, क्योंकि करीना के पिताजी ने रणधीर के पिताजी की बहुत देखरेख की होती है मुसीबत भरे समय में, और उसी का कर्ज चुकाने के लिए उसने ये शादी की। उसके बाद एक तूफानी रात में उसे उसके बचपन की सहेली चांदनी मिलती है, जो बुरी अवस्था में होती है, और उसे सहारा देने के लिए और समाज में जगह देने की खातिर वो उससे ब्याह कर कर घर ले आता है। और फिर चौथी बार वो जाने अनजाने में एक गांव में फंस जाता है, जहां के लोग जबरदस्ती उसकी एक गांव की लड़की रज्जो संग शादी करा देते हैं। अब जब संतानी सुख की बात आती है तब उसे पता चलता है कि चारों बीवियां बांझ हैं, तो वो 5वीं बार अंजलि से शादी करता है बच्चा पैदा करने के लिए। अब देखते हैं क्या हाल होता है इन 5 बहुओं के एक पति का। अरे ओ हमार 5 कलमुही बहुरियों, कहाँ मर गई? तनिक नाश्ता तो दे दे। का अपनी सास को जान से मारने का इरादा है का? खान पान ना दे के? तभी 5 बहुएं वहाँ पर आती हैं और बोलती हैं, जी नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, कल रात को हम और रणधीर जी देर तक जागे थे, एक ही कमरे में थे। क्या? रणधीर जी? और वो भी तुम्हारे साथ? हाय मोरी मैया, ये तो अच्छा ना ही हुआ। और नहीं तो क्या, रणधीर जी ने मुझ संग शादी की है क्योंकि तुम चारों बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं ये क्या सुन रही हूँ, यहाँ मुझे छोड़कर रणधीर इस करीना की बच्ची के साथ रंगरलिया मना रहा है। आने दो उन्हें, आज तो उनकी खैर नहीं। ओह गॉड, माय डियर जल कुकड़ी सौतनो, इतना भी मत जलो, पहले पूरी बात तो सुन लो। अरे रणधीर जी को ऑफिस का बहुत सारा काम था,
और फिर मैं भी तो एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उनकी कुछ प्रेजेंटेशन फाइलें बनाने में मदद की बस। अच्छा अच्छा, अच्छा। अरे नास पीटियों कल मुहियो, तुम लोगन को अपन पिया संग रंग रलिया मनाने की दिलचस्पी पड़ी है और यहाँ पे तुम लोगन की सास भूख के मारे मर जा रही है। उनकी तो कौनों को फिकर ही नहीं है। निर्दयी बहुए, कौनो फायदा नहीं हमारी 5 बहुए होकर भी। हाँ, शांत हो जाओ माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। प्रीति और करीना तुम दोनों पराठे बनाओ और रज्जो और चांदनी तुम दोनों मेज साफ कर दो और बर्तन समेट दो। 5 बहुएं नाश्ता बनाने में लग जाती हैं। फिर रात में जब रणधीर ऑफिस से घर आता है तभी रणधीर, और रणधीर, तुम्हारी और मेरी शादी की सालगिरह आ रही है। चलो ना इसी बहाने किसी ट्रिप पर जाते हैं जहाँ सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। हाय मोरी मैया, ओए अंजलि करमजली खिसक तो। हाँ, आई बड़ी रणधीर जी, आप ना हमारे साथ चलिए, हम ना मेले में जाके सैर करेंगे। वो बुढ़िया के बाल, आलू की जलेबी, गोलगप्पे और पता नहीं का खाएंगे, मजा आ जाएगा। नहीं, रणधीर जी हमें दुबई ले जाएंगे और हम वहाँ पर खूब घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। क्यों रणधीर जी, ले जाएंगे ना आप मुझे? ढेर सारी शॉपिंग करके ढेर सारी चीजें दिलाएंगे ना आप मुझे? ना, रणधीर मेरे बचपन का दोस्त है, हम दो सबसे पहले जाएंगे और वो भी अकेले घूमने। हाँ, और मैं क्या करूंगी? रणधीर जी, तुम चारों के पति और मेरे भाई हैं क्या? रणधीर जी ने सबसे पहले मुझसे सच्चा प्यार किया, मुझसे शादी की, तो इसका मतलब उन पर सबसे ज्यादा मेरा हक है। हाँ। अरे बस, तुम 5 का मुंह नहीं दुखता क्या इतनी बक बक करके? अरे पति थका हारा घर आया है, ऐसा नहीं कि उसे एक गिलास पानी दे दो। आते ही अपनी अपनी हनीमून की प्लानिंग शुरू कर दी। ओह सॉरी रणधीर जी, 1 ग्लास क्या, आप 100 ग्लास पानी पीजिए, लेकिन हमको दुबई जरूर ले जाइए। 5 बीवियां इसी तरह रणधीर को परेशान करती रहती हैं और बस उससे शॉपिंग करा के उसकी जेब खाली करती रहती हैं। शीला अब अपनी 5 बहुओं के प्रति और भी कठोर हो जाती है और उनसे खूब काम करवाती है, जिससे परेशान होकर वो 5 बीमार होने का ढोंग करती हैं और कुछ काम नहीं करती। देख ला लल्ला, तोहरी 5 लुगाइयां कैसे बिस्तर पर पकड़कर बैठ गई हैं और सारा काम हमरे गले में बांध दिया है, कौन फांसी का फंदे की तरह। ये 5 संग शादी करने से अच्छा तो कुंवारा ही रह जाता, वही अच्छा होता। हमरे तो भाग ही फूटे हैं, क्या करें? माँ, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे भी नाक में दम कर रखा है उन 5 ने। फंस गए हैं ये 35 फेरे लेकर। 35 फेरे? हमारा मतलब 5 मेहरारू है ना, तो 5 संग 7 फेरे लिए तो उका गणित 35 फेरे। हम तोहरा के लाख समझाए रहे, लेकिन तोहरे ही अंदर पता नहीं कौन ज्वालामुखी खा लावा बह रहा था। रणधीर भी अपनी बीवियों से परेशान हो चुका था और उसकी माँ शीला भी अपनी 5 बहुओं से परेशान हो चुकी थी। करवा चौथ का पावन पर्व आता है। 5 बहुएं शीला और रणधीर के सामने ऐसे दिखाती हैं कि उन्होंने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से रणधीर के लिए व्रत रखा है, जबकि 5 बहुएं छुप के दबाकर खाना खाती हैं और रात में छत पर सुहागन की तरह सज संवर कर अपनी अपनी थाली लेकर चांद निकलने का इंतजार करती हैं। ओ बहुओं, देखो चांद आवत है। हाय मोरी मैया, रणधीर जी आइए, पहले हमारा व्रत खोलिए और हमें शगुन का तोहफा दीजिए। हमका पता है कि आप हमारे खातिर रानी हार बनवा कर लाए हैं। नहीं रणधीर जी, पहले आप हमारा व्रत खोलिए और हमारा डायमंड ज्वेलरी का वो सेट दीजिए। नहीं रणधीर जी, पहले आप मेरा व्रत तोड़िए और मुझे तोहफा दीजिए। रणधीर, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और माँ जी की भी देखभाल करती हूँ, तो तुम पहले मेरा व्रत खोलो, आओ, वरना फिर चांद बादलों में छुप जाएगा। जल्दी आओ और मेरा तोहफा भी दे दो मुझे पता है कुछ एक्सपेंसिव ही लाए हो। ओ अंजलि करंजलि, तो हार मतलब का है कि हम लोगन रणधीर जी से नफरत करत हैं और सासू माई पर अत्याचार। हाँ? तुम 5 ने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है या अपने तोहफों के लिए? हाँ। रणधीर और शीला एक मिठाई बर्फी खाते हैं और खाने के बाद दोनों चक्कर खाकर गिर जाते हैं
और जब अगली सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पांचों बीवियों ने पूरी तिजोरी खाली की है और उन्होंने रणधीर को लूट लिया है और भाग गई हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी पांचों बीवियां मुझे कंगाल करके चली गई। अब तो मैं न घर का रहा न घाट का। और कर 50 शादियां। हाँ, कल मुहा कहीं का। अब बैठ यहाँ पे रोते और पछताते हुए। मनमोहन और उमा दोनों ही फतेहपुर में अपने छोटे बेटे ऋषि संग रहते थे। मनमोहन अपने पैरों से अपाहिज था, जिसके चलते वो घर पर ही रहता और चल फिर नहीं पाता, और सारी जिम्मेदारियां उमा के कंधों पर आ गई थीं। उमा दूसरे लोगों के घर में जाकर खाना पकाती और अपना और अपने पति और बेटे का पेट पालती। मनमोहन जी, ये लीजिए खाना। मनमोहन बस व्हील चेयर पर ही बैठा रहता और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। उमा, मुझे माफ कर दो। पता नहीं उस रात क्या हुआ और मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने अपने पैरों को खो दिया और अपाहिज हो गया, और मेरी वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करती हो तुम, और मैं बस इस व्हील चेयर पर ही पड़ा रहता हूँ। ऐसा मत कहिए, आप अपाहिज हो गए, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने जानबूझ के थोड़े ना ये सब किया है। भले ही डॉक्टर बाबू ने कहा है कि आप शायद ही कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, लेकिन मुझे अपने भगवान पर और हमारे पवित्र प्यार पर पूरा भरोसा है कि आप एक न एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। उमा और मनमोहन दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और उनका प्यार ही उन दोनों की ताकत भी था। उमा को तकलीफ ना हो, इसीलिए मनमोहन रोज सुबह जल्दी उठकर ऋषि को तैयार करता, उसके बाल बनाता, उसका टिफिन पैक करता और उसको पढ़ाई भी करवाता। कभी कभी व्हील चेयर पर बैठकर ही घर की अलमारी या कोना साफ कर देता। उमा 3 जगह पर खाना बनाने जाती और तीनों ही मालकिनें बहुत क्रूर होती हैं। अरे ओ हीरोइन, अच्छे से कूटना मसाले को, तेरे हाथ छिल जाएंगे, इसका डर है क्या तुझे? क्यों, किसको दिखाने हैं तेरे हाथ तुझे? डेट पे जाना है क्या, बेवकूफ कहीं की? नहीं नहीं मालकिन साहिबा, नहीं नहीं। हाँ, वैसे भी तुझे तो बस अपने उस अपाहिज पति से ही प्यार है। चल चल, मेरे पति को ऑफिस से आते ही भूख लग जाती है, जल्दी से खाना बना दे, समझी? मालकिन के मुंह से अपने पति के बारे में ऐसी बात सुनकर उमा को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है, प्यास काटने से नहीं, उसके दिल पर ठेस पहुंचने की वजह से। करवा चौथ का पर्व आता है और उमा भी मनमोहन के लिए व्रत रखती है। उमा, ये व्रत मत रखो। तुम्हें आज व्रत के दिन भी बाकी घरों में रसोई पकानी है, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। और रही बात मेरी लंबी उम्र की, तो तुम रोज सुबह शाम मंदिर में दीप जलाकर मेरी लंबी उम्र की कामना करती हो भगवान से, तो ये व्रत तो... नहीं मनमोहन जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मैं हमेशा की तरह इस साल भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। देखिए, करवा माता इस सुहागन की मांग को जरूर स्वीकार करेंगे और मेरे सुहाग को ठीक कर देंगी। माँ, आप फिर भी अपना ख्याल रखना, रात में हम तीनों भी छत पर जाएंगे, जल्दी आना। हाँ बेटा। उमा करवा चौथ के दिन भी तीनों मालकिनों के घर में जाकर रसोई में खाना पकाती है। पहली जगह के काम पर तो वो बिल्कुल सही से काम कर लेती है, दूसरी जगह भी वो सही होती है, लेकिन तीसरी जगह काम करते करते उसकी हालत खराब होने लगती है। ओ मैडम, कछुए की तरह काम मत कर, मशीन की तरह हाथ चला। आज शाम मेरी सारी सहेलियां आने वाले हैं और उनकी सास भी कथा पढ़ने, और फेरी की रस्म भी होगी, तो तुम्हें करीबन 40 से 50 लोगों का खाना बनाना होगा और चांद निकलने तक यहाँ रुकना होगा, सबको स्नैक्स और नाश्ता परोसने के लिए, समझे? लेकिन मालकिन, व्रत तो मेरा भी है, मुझे भी तो कथा पढ़नी है, चांद की पूजा करनी है। अच्छा ठीक है, तो तुम भी किसी कोने में बैठकर अपनी कथा पढ़ लेना, लेकिन खाना तो तुम्हें पूरा बनाना ही होगा, समझी? बेचारी उमा अपने हाथों को तेज चलाने लगती है। उसे बहुत चक्कर आने जैसा महसूस होता है, उसका सर भी घूमने लगता है, पर फिर भी वो खाना बनाती ही रहती है, बिना सोचे, बिना रुके। शाम को मालकिन और बाकी सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और एक बूढ़ी औरत उन सब के बीच बैठकर उन्हें करवा चौथ की कहानी सुनाती है।
और फिर पत्नी करवा आपन सुहागन की चिल्लाहट सुन के भागे दौड़े चली आई और ऊ मगरमच्छ का कच्चे धागे से बांध दिए। और फिर उके बाद में हुआ यूं के उमा रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन उसके कान बाहर बूढ़ी माई की कहानी पर थे और वो बस जय माँ करवा कहकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर का समय लेकर वो रसोई में ही करवा माँ की तस्वीर लगाकर दीप जलाती है और उनकी पूजा आराधना करते हुए कथा पढ़ने लग जाती है और पूरे भक्ति और भाव से वो आंखों में आंसू लिए करवा माँ से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। हे करवा माता, मेरे पति के पैरों को ठीक कर दो। मैं अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती। उन्हें बहुत दर्द होता है, लेकिन वो बताते नहीं है, मौन रहते हैं, क्योंकि मैं काम करती हूँ। इसीलिए मैं आज इस पवित्र रात में प्यार की पूजा करने वाले त्योहार पर आपसे अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। उमा अपनी पूजा पूरी कर लेती है और सभी को शरबत और नाश्ता परोसने लगती है। वही सारी औरतें और मालकिन चांद का इंतजार करती हैं और एक साथ गोल बनाकर बैठती हैं और पूजा की सजाई हुई थाली आपस में घुमाते हुए फेरी की रस्म करती हैं और गाती हैं। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, चांद को देखो हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। और इसी बीच उमा भी अपनी थाली सजा लेती है और घूंघट ओढ़कर उन सभी औरतों के बीच अपना चेहरा छुपाकर बैठ जाती है ताकि मालकिन को शक न हो और वो चिल्लाए ना। मेरी फेरी की रस्म भी हो गई। जय माँ करवा। अब बस वक्त रहते ही मैं चांद आने से पहले मनमोहन जी के पास चली जाऊं, वो मेरी राह देख रहे होंगे। उमा अपनी फेरी की रस्म भी पूरी कर लेती है और फिर अपना सारा काम निपटाकर वो जल्दी से हाथ रिक्शा में बैठती है और अपने घर जाती है। अरे उमा, तुम आ गई? जी, वो थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा सुनिए, ये कुर्ता आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए बाजार से लिया था। लेकिन उमा, इसकी क्या जरूरत थी? सुहागन श्रृंगार करेगी तो उसका सुहाग क्यों नहीं? ऋषि, पापा की मदद करो, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। उमा श्रृंगार करके लाल साड़ी में तैयार हो जाती है और मनमोहन भी लाल कुर्ता पहनता है। ऋषि भी सजता है और उमा अपनी पूजा की थाली लिए छत पर जाती है और फिर थाली छत पर रखकर फिर से नीचे आती है और व्हील चेयर से मनमोहन को भी छत पर ले जाती है। तीनों भी छत पर चांद की राह देख रहे हैं। तभी मनमोहन देखता है कि उमा का पैर छत पर से फिसलने वाला है और वो गिरने वाली है। मनमोहन का जी घबरा जाता है और उमा गिरे उससे पहले ही मनमोहन जोर से चिल्लाता है और अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर उमा को बचाने के लिए भागता है। उमा! मनमोहन उमा की जान बचा लेता है और उमा और ऋषि दोनों भी मनमोहन को खड़े देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और तो और मनमोहन को खुद अपने आप पर यकीन नहीं होता कि वो अब चल फिर सकता है। उमा, ऋषि बेटा, ये देखो, मैं चल पा रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ। ये तो गजब हो गया, ये तो करिश्मा हो गया। आखिरकार करवा माता ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। बोलो जय माँ करवा। जय माँ करवा। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। उमा, तुम्हारा व्रत सफल हो गया। धन्यवाद उमा, अगर तुम ना होती तो न जाने मेरा क्या होता।